Hello everyone, welcome to the another video of Vigyan series where today we're going to study about गॉस लॉ। ठीक है, आज हम लोग गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। गॉस लॉ की जो वेरियस कंसेप्ट्स है, फिजिकल कंसेप्ट्स है, जो कि जेई मेंस की पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड विल ट्राई टू कवर एज मच ऑफ गॉस लॉ एज वी कैन विथ फुल डेप्थ टुडे। ठीक है, बट अगर नहीं हो पाया तो उसका पार्ट 2 भी बनाएंगे और आगे उसको कवर करेंगे। बट आई डोंट थिंक गॉस लॉ में मुझे 2 वीडियो से ज्यादा लगेगा, अगर लगा भी तो उसको कवर करने में। ओके, सो माय नेम इज तेजस्वी राज एंड यू नो व्हाट आई डू, आई टीच यू गाइस जेई फिजिक्स और फिजिक्स फॉर नीट। ठीक है, मैं जेई लेवल और नीट लेवल की फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे फॉर फ्री। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट to create this kind of videos for you people. So what I just want from you in return is your support by subscribing to this channel, liking this video, and sharing with your fellow classmates so that they can also learn the best quality education for they can also get the best quality education for free. Okay, शुरू करें तो चलो, let us begin। आज का जो हमारा टॉपिक है which is Gauss's law, which is what गॉस लॉ। अब देखो, गॉस लॉ में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। जिसमें सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बोलता है कि मान लो हमने कोई एक सरफेस अज्यूम किया जिसका सरफेस एरिया है डेल्टा एस। ठीक है, वहां से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इस तरीके से ई। हम यहां से इस सरफेस एरिया से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस, और जिसको एन वेक्टर से डिनोट करेंगे इन सच अ वे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन वेक्टर है उनके बीच का एंगल बने थीटा। तो फ्लक्स जो होता है वो होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लोज सरफेस विच वी हैव टेकन। यानी इस क्लोज सरफेस से परपेंडिकुलर पे जो वेक्टर ड्रॉ होगा उसी को एरिया वेक्टर भी कहते हैं, जो कि नॉर्मल से पैरेलल होता है, और इसको डेल्टा एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का सिंबल होता है डेल्टा फाई। ठीक है, ये होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा के बराबर। क्या होता है? ई डेल्टा एस कॉस थीटा के बराबर। समझ आ रहा है? तो अब अगर ई डेल्टा एस कॉस थीटा है बच्चे, तो इसको अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। अब एक चीज यहाँ पे सोचने वाली ये है, तो बेसिकली फ्लक्स का डेफिनेशन और फॉर्मूला यही है। अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि क्या ये स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसको कि हम नॉर्मल अलजेब्राइक मेजर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, वेरी सिंपल, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि देखो, ये तो सरफेस हमने लिया प्लेन, ये तो प्लेन सरफेस था। अब मान लो कोई ऐसा सरफेस है जो कि प्लेन ना है। ठीक है, इफ दी कंसिडर्ड सरफेस इज नॉट प्लेन, तो इसको विजुअलाइज करने की थोड़ी कोशिश करना। ठीक है, छोटी सी चीज है, ज्यादा हैवी चीज नहीं है। कि अगर जो सरफेस हमने कंसिडर किया है वो प्लेन नहीं है, तो उसका एक छोटा सा बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हिस्सा अगर हम देखेंगे, जैसे मान लो यही एक इस तरीके का सरफेस है। ठीक है, अगर इसका हम बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा देखें, मान लो ये वाला हिस्सा देखें, तो जो ये वाला हिस्सा, ये ऑलमोस्ट, इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? एज अ प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। वी कैन कंसीडर इट ऑलमोस्ट एज अ प्लेन। तो मान लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर जो है वो है डीएस वेक्टर। तो यहां पर जो फ्लक्स निकलेगा, यहां पर जो फ्लक्स निकलेगा डी फाई, वो होगा
और मान लेते हैं फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो वो तो चेंज होगा नहीं, तो उसको तो ई ही लेंगे, ई डॉट ds। ठीक है। और अगर अब हमें इस पूरे सरफेस पे फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। नाउ द सेकंड थिंग इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? तो हमें पता है कि अगर मान लो कोई एक आर्क है जिसका लेंथ है एल, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ओ, अगर इस आर्क के दोनों एंड से हम इस ओ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक एंगल सबटेंड होगा जो होगा थीटा, जिसको अपन कहते हैं प्लेन एंगल। वाई? बिकॉज ये जो आर्क है इसको मान लेते हैं ए बी, जिसका लेंथ है एल, ये टू डायमेंशनल है ना। बट अगर इसी के जगह पर एक कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले देते हैं और वो अगर किसी एक पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी पेरिफेरी में जितने भी पॉइंट्स हैं सबको उस गिवन पॉइंट ओ से कनेक्ट करते हैं, और फिर जो एक एंगल बनकर तैयार होता है पॉइंट ओ पे, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। मैं इसके डेरिवेशन में तो ज्यादा इंटर नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर जेई परस्पेक्टिव। तो मैं इसको बता देता हूँ, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। और ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एस इज द सरफेस एरिया of this solid object divided by r square, where r is the radius of the sphere or any solid object which we have considered. ओके। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। तब जब जो सरफेस एरिया का वेक्टर है या जो सरफेस एरिया है वो किसी सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर से या नॉर्मल से, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। अब हमें पता है कि कोई सर्कल जो है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 2 पाई। ठीक है। तो अब हमें जानना है कि अगर कोई स्फीयर है तो वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका, ओमेगा इज इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर अगर करें तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे आर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 4 पाई। तो यानी 4 पाई एंगल सबटेंड करता है स्फीयर अपने सेंटर पे। ठीक है। तो ये था दो चीज जो कि हमें इंपॉर्टेंट था समझना बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इनटू गॉसेस लॉ। ठीक है, और उसका इक्वेशन। सो ये तो डन है। नाउ गॉस लॉ का इक्वेशन, उस पे आते हैं। गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है पहले वो ध्यान से सुनना। वो ये बोलता है कि जो फ्लक्स होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, जो फ्लक्स होगा या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू वो इक्वल होगा। ये सीरी कहां से ऑन हो गई भाई? डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू बिकॉज ऑफ अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बराबर होगा नेट चार्ज जो कि वो सरफेस इनक्लोज कर रहा होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज जो कि वो सरफेस इनक्लोज कर रहा होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड
by that surface divided by epsilon naught. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर इक्वेशन देख कर ही कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आई थिंक इक्वेशन देख कर ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर जेई के पर्सपेक्टिव से, विच इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आपको पता है कि ये मैं रिवीजन सेशन ले रहा हूं, तो इसीलिए मैंने प्रूफ वाला पार्ट जो है वो ये कर लिया है, अबॉर्ट कर दिया है। ठीक है, बिकॉज प्रूफ पढ़ के आप क्या करोगे, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन योर एनसीईआरटी या स्कूल में। तो सीधा एप्लीकेशन पे आते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, प्रूफ से तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ का, चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज्ड कंडक्टर, हमें पता है कि कंडक्टर में बहुत हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर देते हैं कि कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो कैपेसिटर्स में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई चार्ज कंडक्टर है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, कि और हमें ये भी मान लेते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स का वो हो चुका है और इलेक्ट्रिक फील्ड अब कंडक्टर के अंदर जीरो है। ठीक है, अब देखो ये कंडक्टर मान लो क्यूबॉइडल शेप का है। क्यूबॉइड शेप है क्या यहाँ पे, कोई नहीं, नहीं है तो अपन बना लेंगे यार, अपने तो शेर है ना भाई, अपने तो शेर है। ठीक है, अब ये मान लो कंडक्टर है जिस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो चार्ज कंडक्टर है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लोज्ड सरफेस एस को इमेजिन करेंगे और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स के थ्रू ही, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स के थ्रू होना चाहिए वो क्लोज सरफेस, यानी इस तरीके का, इस तरीके का हमने क्लोज सरफेस इमेजिन किया कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा बिकॉज इट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो व्हेन ई जीरो समथिंग मल्टीप्लाइड टू जीरो इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, बट गॉस लॉ के हिसाब से वो इंटीग्रल फाई इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज इन क्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो चार्ज जो इनक्लोज किया गया है बाय द सरफेस वो जीरो है, इसका मतलब, तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी वॉल्यूम जो कि कंडक्टर के अंदर होगा वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा, यानी ना ही उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही उस पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, वो न्यूट्रल होगा, इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, अगर हम चार्ज इंजेक्ट करते हैं बाहर से कंडक्टर में तो वो कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन इंटीरियर जो है वो हमेशा कंडक्टर का चार्ज फ्री रहेगा। इंटीरियर जो है वो कंडक्टर का हमेशा चार्ज फ्री रहेगा, बिकॉज इफ दिस इज जीरो then 0 is equal to q enclosed by epsilon naught, then that implies q enclosed will be equal to 0। ये बहुत बड़ा प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, that inside a charge conductor there is no charge or there is the inside of the conductor is electrically neutral। ठीक है भाई, अब देखो ये एक कंडीशन हम लोगों ने
समझ लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अगेन मैं इसका डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कंसेप्ट समझाकर आप लोगों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, दैट विल बी माय पॉइंट। तो देखो, अब कोई स्फीयर है, ठीक है, तो मान लो उस पर कोई टोटल चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस स्फीयर का रेडियस आर है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट पी, जो कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब दो तरीका हो सकता है कि मान लो जो स्फीयर होगा इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्यू, और जो सेंटर होगा उससे आर डिस्टेंस पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो या तो अंदर हो सकता है यानी इस पॉइंट पे, या तो वो बाहर हो सकता है यानी इस पॉइंट पे। तो पी और पी डैश दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। कि स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज सिस्टम कितना होगा। तो वो होता है E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट अ पॉइंट आउटसाइड इट। ठीक है, और ये किससे आइडेंटिकल है, ध्यान से देखो, इट इज आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज आइडेंटिकल विद द फील्ड ड्यू टू एन इक्वल पॉइंट चार्ज, जो कि सेंटर पे अगर हम प्लेस कर दें किसी स्फीयर के तो आएगा, है ना, उसी से आइडेंटिकल है। ठीक है, अब देखो, अब अगर अपन फील्ड देखें इंटरनल पॉइंट का, ठीक है, अगर मान लो फील्ड इनसाइड दी स्फीयर, इफ वी आर सीइंग फील्ड इनसाइड दी स्फीयर, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब अब फील्ड जो है वो स्फीयर के अंदर है, फील्ड जो है वो स्फीयर के अंदर है। तो वो होता है E इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। अब आप बोलोगे सर ये स्मॉल आर और कैपिटल आर का क्या लोचा है, अब आप बोलोगे सर ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर का क्या लोचा है। तो अगर मान लो यहां से अगर हम एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करें, तो ये जो रेडियस होगा ये कैपिटल आर होगा, ये जो रेडियस होगा ये स्मॉल आर होगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर ये है। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ठीक है, तो फील्ड इनसाइड द स्फीयर एंड फील्ड द आउटसाइड द स्फीयर, ये दोनों का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्फीयर की बात नहीं कर रहे, अब एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। माय बैड, समथिंग हैपेंड। ओके, ठीक है, मान लो एक लॉन्ग लाइन है जिसमें कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, ठीक है, जो कि लाइन चार्ज से लाइन इस लाइन के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा पी जो कि इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और ये चार्ज है, तो हम पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमें निकालना है ये। तो आपको पता है आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, फलाना ढिमाका करोगे, उसके बाद फाइनली जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप बोलोगे सर अगेन यहाँ पर आर आ गया, तो आर ये वाला डिस्टेंस,
ठीक है, यहाँ पर रेडियस का खेल नहीं है। और लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होगा कि मान लो हम एक प्लेन शीट ले लेते हैं, ये है ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। सिग्मा इज दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, जो कि शीट के सामने होगा। यहां से एक पॉइंट होगा यहाँ पे पॉइंट पी, इस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अगेन आप एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अज्यूम करोगे एज अ गॉसियन सरफेस, और जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आएगी वो आएगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो इस इक्वेशन में, वो ये, इस इक्वेशन में आर की कोई पैरामीटर नहीं है ना। यानी अगर कोई चार्ज शीट है तो डिपेंड नहीं करता कि पॉइंट उस शीट से कितने डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, एज लॉन्ग एज ये जो डिस्टेंस है ये शीट के लेंथ के सामने क्या है, शीट के लेंथ सामने पर छोटा है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है अगर मान लीजिए आर होता है, तो ये शीट का लेंथ अगर एल है, ठीक है, तो एल जो है शुड बी मच 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 ग्रेटर देन आर, तब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ओके गाइस, ओके, सो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, किसी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मान लो कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके का कंडक्टर है, और इसको मैं थोड़ा सॉलिड दिखा देता हूँ ना, कि थ्री डायमेंशनल होगा ये डेफिनेटली। ठीक है, इस टाइप का कंडक्टर है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। ठीक है, ये पूरी तरह से चार्ज है बच्चों, ये पूरी तरीके से क्या है, चार्ज है। ठीक है, मान लो इससे सम डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इससे जो इक्वेशन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, एंड ये क्या होगा, सरफेस से हमेशा नॉर्मल होगा, यानी सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब एक चीज करो, okay, so now what we gonna study, we gonna study electric potential of a uniformly charged sphere, of a uniformly charged sphere। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के लिए, उसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो होगा W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर क्यू इज द चार्ज सिस्टम, आर इज द रेडियस, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल शेल। सॉरी, ये तो चार्ज स्फेरिकल सेल का हो गया ना। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का, वो हो जाएगा W इज इक्वल टू 3 Q स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और इसी जगह पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, तो वो क्या हो जाएगा, अगर स्फेरिकल शेल है यानी अंदर में खोखला है, ठीक है, तो वो हो जाएगा W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ तो आ रहा होगा टर्म्स की, कौन सा टर्म क्या है इसमें। आई होप दैट Q इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर, R इज द रेडियस, बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं ही, तो बाकी सारी चीजें तो हमें पता है ही। तो ये था पूरा अभी तक का गॉस लॉ का थ्योरी, ये मैंने पूरा एक साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर सम करके रख दिया, सम अप करके, ठीक है। अब जो मेन चीज है गॉस लॉ की, वो है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और अभी हमें काम भी वही आएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही। तो इसके रिगार्डिंग कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 100 N/कूलम, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना है इस फील्ड का एक प्लेन स्क्वायर एरिया से जिसका एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वाईजेड प्लेन में है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है, E cos θ ds, ठीक है। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल है एरिया का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में, और अगर वाईजेड प्लेन में अगर ये आपका स्क्वायर है तो उसका भी नॉर्मल जो होगा वो कहाँ होगा, एक्स डायरेक्शन में, यानी थीटा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E × Δs हो जाएगी। इसमें सोचना बस यही था, 100 × 0.10 मीटर, ठीक है, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया फ्लक्स का वैल्यू। इसमें सोचना क्या था, सोचना ये था कि भैया अगर स्क्वायर वाईजेड प्लेन में है तो डेफिनेटली जो उसका नॉर्मल होगा वो एक्स 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 एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। एंड सिंस इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। उसी के अकॉर्डिंग अपन E.Δs का फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ लार्ज प्लेन शीट, चार्ज शीट, ठीक है, एक लार्ज प्लेन चार्ज शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये एक्स वाई प्लेन में है। गॉस लॉ में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लेन में कौन सा सरफेस का चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक सर्कुलर एरिया के थ्रू जिसका रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि कहां पर है, lying in completely in the region where x y z all are positive with its normal making an angle of 60 degree with the z axis। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया, लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ लार्ज प्लेन चार्ज शीट, ठीक है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा is 2 into 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम।
कूलम पर मीटर स्क्वायर, माय बैड, ठीक है, लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, थ्रू a circular area of radius 1 centimeter lying completely in the region where x, y, z are all positive and with its normal making an angle of 60 degree with z axis, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन चार्ज शीट का, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है, शीट के डायरेक्शन से दूर, यानी शीट से दूर की तरफ ये डायरेक्टेड होता है, ठीक है। और गिवन एरिया में जो फील्ड होता है, फील्ड होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो प्लेन चार्ज शीट है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किसके अलॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और जेड एक्सिस से इस चार्ज शीट का नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ई और एन के बीच में, या ई और डेल्टा एस के बीच में एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी थीटा इज 60 डिग्री। ये तो हमें बिल्कुल ही क्लियर है। अब अगर अपन एरिया निकालते हैं, ठीक है, सर्कल का, सर्कुलर पाथ का जो एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14। और रेडियस कितना है इसका गिवन, आई थिंक इट्स 1 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.14 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चे, फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस, यानी ई डेल्टा एस कॉस थीटा, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर इज डेल्टा एस, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे, तो सिग्मा इज गिवन 2 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट्स जरूर डालें जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 8.85 × 10⁻⁻12, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटू, ठीक है, इंटू 3.14, ये हो गया पाई, इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपना निकल गया, इंटू 1/2, ये हो गया cos 60 डिग्री। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 17.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस विल बी योर आंसर। ओके, इट इज वेरी क्लियर, आई होप टू एवरीवन, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब आओ एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक लार्ज प्लेन, एक चार्ज है, ठीक है, अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁸ कूलम, ये एक स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज कितना है, 4 × 10⁻⁸ कूलम। इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर। और ये जो स्फीयर है ये कवर्ड है कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से, यानी एक छोटा स्फीयर है वो कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से कवर्ड है, जिसका रेडियस यानी कैपिटल आर इज 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर।
इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कहीं यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं यहाँ पर आ रहा होगा 2 सेंटीमीटर। विजुअलाइज तो हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू, क्लोज सरफेस है तो क्लोज लूप में ई डॉट डी एस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इंटीग्रल साइन के क्या किया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया, क्लोज सरफेस ओवर डीएस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू ई, यही हो गया फाइव। अब देखो एक्स कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो एक्स 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻⁻²meters, तो फाइव क्या हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी ई यहां से क्या आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। वैल्यूज डाल दो, बात खत्म। चार्ज कितना है, सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹, चार्ज इज 4 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर यानी 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, दैट विल बी योर फ्लक्स, दैट विल बी योर फ्लक्स, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये बोलता है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये बोलता है कि अगर कोई एक चार्ज हम 6 × 10⁻⁸ कूलम का इस हॉलो स्फीयर पे प्लेस कर दें, यानी एक चार्ज 6 × 10⁻⁸ कूलम का इस हॉलो स्फीयर पे अगर हम प्लेस कर दें, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस का क्या होगा, हॉलो स्फीयर के सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर स्फीयर का क्या होगा, हॉलो सरफेस के, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में वो जीरो होता है, तो जो फ्लक्स होगा उस सरफेस से वो भी जीरो होगा। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए जीरो के बराबर, ठीक है। तो चार्ज जो होगा इनर सरफेस में हॉलोस्फेयर के, वो होगा -4 × 10⁻⁸ कूलम, -4 × 10⁻⁸ कूलम, ये इनर सरफेस पे चार्ज होगा, ये इनर सरफेस पे चार्ज होगा। यहाँ पर देख लो ये था ना चार्ज, इनर सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है। बट टोटल चार्ज जो गिवन है हॉलोस्फेयर पे वो कितना है, 6 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए, 10 × 10⁻⁸ कूलम, ताकि अंदर में इलेक्ट्रिकली क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, समझ रहे हो। 10 - 4 = 6, तो दिस इज योर आंसर। लॉजिकल था ये वाला पार्ट जो था ये लॉजिकल था, ओके। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, गिव मी अ मिनट गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is radially outward with magnitude E is equal to A into small r. Find the charge contained in a sphere of radius A centered at the origin. तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस A है, चार्ज उसके सेंटर पे प्लेस्ड है, चार्ज उसके सेंटर पे प्लेस्ड है, ठीक है। फाइंड द चार्ज कंटेनिंग इन स्फीयर ऑफ रेडियस A सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 100 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, और स्मॉल ए की वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस ऑफ द स्फीयर पे वो ए इंटू ए होगा, और वो रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ई डी एस कॉस थीटा, यानी ए 4 पाई ए स्क्वायर, सेंटर पे स्फीयर के कितना एंगल सबटेंड होता है, 4 पाई, तो वो 4 पाई ए स्क्वायर उसका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। हमें पता है कि चार्ज जो कंटेन्ड होगा स्फीयर में गॉस लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा ना, ए क्यूब, ठीक है। अब वैल्यूज डाल दो,
बात खत्म। जब इसमें वैल्यूज डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10⁹ ठीक है, इंटू 100 × 0.20। इसको सॉल्व कर लेना, विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर। और अपनी यूनिट्स देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉस लॉ। आई हैव फिनिश्ड गॉस लॉ। मैंने जैसा बताया था, मुझे लगा था एक लेक्चर से ज्यादा लग सकता है, बट आई हैव फिनिश्ड इट। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉस लॉ। पूरी पूरी डिटेल में डेप्थ एनालिसिस के साथ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा कर मैंने गॉस लॉ फिनिश किया है। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी इसमें डेफिनेटली मिली होगी, गॉस लॉ में कुछ मदद जरूर हुआ होगा। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, एक बार आप रीविजिट कर लो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को वीडियो में पीछे जाकर, और आप देख लो पॉज कर जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है। और अगर तब भी ना समझ आए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यू कैन फील फ्री टू डू दैट। तो चलो, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइस। आई होप आप लोगों को कुछ इंसाइट मिली होगी। नाउ अगेन बिफोर फिनिशिंग अप द वीडियो, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एज जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते जाओगे, मुझे उतना ही फील होगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो फ्रूटफुल है, राइट। और शेयर इट एंड लाइक इट विथ योर फ्रेंड्स। चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।